अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। चौथे महान निंजा। युद्ध के समाप्त होने के बाद जब मादारा उचिहा युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया तो सास्के आगे बढ़ा और नारुतो से पूछा कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए। नारुतो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। केवल बल प्रयोग से मादारा को अपने पक्ष में करना संभव नहीं था। इस समय वह मादारा को भर्ती करने की जल्दी में भी नहीं था, क्योंकि विरोध बनाए रखना दोनों पक्षों को तेजी से मजबूत बनने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा उन्हें तुरंत एक और चीज संभालनी थी, आबितो के शरीर से 10 टेल्स को निकालने में मदद करना। अब जब आबितो के पास रिनेगन नहीं था तो उसके अंदर 10 टेल्स को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। सास्के ने नारुतो को याद दिलाया कि एक जिनचुरिकी की मृत्यु तब हो जाती है जब उससे उसकी पूंछ वाला जानवर निकाल लिया जाता है। 10 टेल्स को निकालने का मतलब था कि अबितो की भी मृत्यु हो जाएगी। नारुतो मुस्कुराया और सास्के से कहा कि चिंता मत करो, एक दूसरी जिंदगी जीने के बाद उसके पास इस समस्या को हल करने का तरीका था। 10 टेल्स के छोटे छोटे हिस्से वास्तव में उसके चक्रा का ही भाग थे। जब तक पर्याप्त विभाजित ऊर्जा आबितो के अंदर जीवन बनाए रख सके और फिर उसने 8 ट्राइग्राम सील का उपयोग करके उन्हें सील कर दिया, वे 10 टेल्स को अलग भी कर सकते थे और आबितो को मरने से भी बचा सकते थे। जहाँ तक 10 टेल्स को संभालने की बात थी, नारुतो ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने पहले कोनन से अमागाकुरे के बाहरी इलाके में एक मजबूत किला बनवाया था। नारुतो ने फैसला किया कि वह उसे वहीं रखेगा और साथ ही चारों होकागे से कहा कि वे 10 टेल्स की रक्षा करें। 4 रेड यांग फॉर्मेशन को हाशिरामा के शिन्सु सेंजू के साथ मिलाकर उसे अस्थायी रूप से सील करें। जाने से पहले नारुतो वर्तमान 5 कागे से मिलने गया, हालांकि वह अब भी सब कुछ प्रकट नहीं कर सकता था। इस युद्ध के बाद सभी ने देखा था कि 10 टेल्स जिनचुरिकी कितना भयानक हो सकता है और नारुतो वह था जिसने ऐसे प्रतिद्वंदी को हराया था। नारुतो ने सबके साथ कागुया ओत्सुत्सुकी की कथा साझा की, जो वास्तव में सच थी। उनके भविष्य के शत्रु ओत्सुत्सुकी क्लैन होंगे, जो सेज ऑफ 6 पाथ्स से भी ऊपर के प्राणी हैं। यदि नारुतो ने यह बातें युद्ध से पहले कही होती तो सभी सोचते कि वह पागल है, लेकिन इस युद्ध के बाद सभी का विश्वास नारुतो पर बहुत बढ़ गया। वे मानते थे कि नारुतो के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। यह स्पष्ट था कि अब यह मामला केवल कोनोहा का नहीं बल्कि पूरे निंजा विश्व के भाग्य का था। उन्होंने सहमति दी कि आगे की व्यवस्था नारुतो संभालेगा। सभी का विश्वास जीतना भी नारुतो के इस शीत युद्ध शुरू करने के उद्देश्यों में से एक था। उसने ईमानदारी से सभी को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। वह चाहता था कि 5 महान गांव एकजुट रहें, अन्य छोटे निंजा गांवों को अपने साथ मिलाएं, अनावश्यक मिशनों को कम करें और निंजा के दैनिक प्रशिक्षण को मजबूत करें। अंत में पूरे निंजा विश्व में मजबूत भूमिगत आश्रय बनाने शुरू करें ताकि युद्ध के समय नागरिक वहां शरण ले सकें। नारुतो की योजना सुनकर 5 कागे चुप हो गए। किसी भी बड़े बदलाव के लिए विभिन्न दाइमियों की अनुमति आवश्यक थी और नारुतो का प्रस्ताव कई प्रत्यक्ष स्वार्थों को प्रभावित करता था, इसलिए संभवतः हर देश का दाइमियो सहमत नहीं होगा। पूर्व 7वें होकागे के रूप में नारुतो तुरंत उनकी चिंता समझ गया। इस परिवर्तन की शुरुआत करने वाले के रूप में कुछ बातें उसे स्वयं ही उठानी चाहिए थीं। ठंडी और दृढ़ दृष्टि से उसने कहा, वर्तमान निंजा प्रणाली स्पष्ट रूप से निंजा की प्रगति को सीमित कर रही है। उन दुश्मनों के सामने जो आसानी से पूरे निंजा विश्व को नष्ट कर सकते हैं, सुधार अत्यावश्यक है। इस बार हमें पूरी ताकत लगानी होगी, इसलिए सब कुछ ईमानदारी से दाइमियो को रिपोर्ट करो। यदि दाइमियो समझते हैं तो हम अब भी उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देंगे। यदि वे हठपूर्वक इनकार करते हैं तो मैं नारुतो उजुमाकी स्वयं 10 टेल्स लेकर उनसे मिलने जाऊंगा। नारुतो ने अंत में एक गंभीर वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी केवल उसकी होगी। 5 कागे उसकी बातों से हके बके रह गए। चाहे वे नारुतो को कैसे भी देखें, वह 17 वर्षीय लड़का नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में पकी हुई दृढ़ता देखकर सब समझ गए। उसने परिवर्तन लाने का निश्चय पहले ही कर लिया था। यदि वास्तव में वैसे ही बाहरी शत्रु मौजूद थे जैसा नारुतो ने कहा, तो यह निंजा विश्व के अस्तित्व का प्रश्न था, न कि कुछ दाइमियों के निर्णय का, बल्कि यह सभी निंजा द्वारा तय किया जाने वाला मामला था। इसलिए सभी ने नारुतो की योजना को स्वीकार किया और अपनी अपनी टीमों को लेकर अपने गांव लौट गए। नारुतो भी अमागाकुरे की ओर रवाना हुआ। भयंकर चौथा महान निंजा युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। इसी समय दूसरी ओर ब्लैक जेत्सु के मार्गदर्शन में मादारा ने नगातो और कोनन को ढूंढ लिया। नारुतो की यादें देखने के बाद नगातो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि मादारा उसे क्यों ढूंढ रहा था। मादारा ने ध्यान से नगातो का निरीक्षण किया। इतना शक्तिशाली चक्रा, फिर भी किसी कारण से वह थोड़ा कमजोर लग रहा था।
मदारा सीधा मुद्दे पर आ गया। नगातो को पता होना चाहिए कि वह क्यों आया है। नगातो ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कोनन के सामने खड़ा हो गया और उसे तुरंत नारुतो को सूचित करने के लिए जाने को कहा। कोनन तुरंत कागज में बदल गई और भागने की कोशिश की। अचानक मदारा ने फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ी जो नगातो के पीछे खड़ी कोनन की ओर थी। नगातो ने हाथ उठाया और प्रेतापात सक्रिय किया जो नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से आग को सोख रहा था। हालांकि कोनन भागने में सफल रही, लेकिन मदारा के पीछे खड़ा ब्लैक ज़ेत्सु पहले ही गायब हो चुका था। नागातो के सांस लेने से पहले ही कई घूमते हुए फूमा शुरिकेन उसकी ओर आ गए। चौंक कर नागातो ने अपनी सीमा तक ऑलमाइटी पुश का उपयोग किया और सभी शुरिकेन को दूर फेंक दिया। मदारा अच्छी तरह जानता था कि रिनिगन किसी की युद्ध क्षमता को कितना बढ़ा देता है, इसलिए उसने किसी भी अप्रत्याशित बदलाव से बचने के लिए लड़ाई जल्दी खत्म करने का निर्णय लिया। उसने नगातो की प्रशंसा की कि वह अपनी आंखों का अच्छा उपयोग कर रहा था, लेकिन कहा कि केवल रिनेगन की 6 मूल शक्तियों से उसे हराना संभव नहीं। नगातो असहमत था। जब तक वह नारुतो की मदद का इंतजार कर सकता था, उचिहा मदारा अजेय नहीं था। जोरदार चिल्लाहट के साथ नगातो ने समनिंग जुत्सु सक्रिय किया। पल भर में 7 बुलाए गए पशु मदारा को घेरने लगे। नगातो एक विशाल पक्षी के ऊपर खड़ा होकर मदारा को देख रहा था। यह देखकर मदारा मुस्कुराया और अपना सूजनु जलाया। एक साथ कई समन किए गए जीवों से लड़ते हुए भी वह पीछे नहीं हटा। अचानक एक विशाल केकड़ा सूजनु के नीचे से निकलकर मदारा को उससे बाहर खींच लाया। अन्य समन किए गए जीवों ने तुरंत हमला किया, जिससे मदारा का शरीर उड़ गया। कुछ पल बाद वह खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी। सूजनु की कमजोरी जानना सचमुच रिनेगन धारक के योग्य हो, उसने कहा। जब केवल सूजनु पर्याप्त नहीं था तो शक्ति बढ़ाने का समय आ गया। मदारा ने हैंड सील बनाए और डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस का उपयोग किया। पल भर में पेड़ों का समुद्र समन किए गए जीवों को घेरने लगा। बाइंडिंग इल्यूजन सक्रिय होते ही सभी जीव तुरंत पेड़ों के नीचे दबा दिए गए। अपने विशाल पक्षी के ऊपर खड़ा नगातो गंभीरता से दृश्य देख रहा था। समन किए गए जीवों को पल भर में दबा देना वास्तव में पौराणिक मदारा की प्रतिष्ठा को साबित करता था। नीचे फैलते जहरीले पराग को देखकर नगातो दूर उड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक धुएं से एक बेल निकली, जिसने नगातो के नीचे के विशाल पक्षी को बांध लिया। अगले ही पल नगातो और पक्षी दोनों डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस में खींचे गए। मदारा ने जंगल को नियंत्रित करते हुए नगातो को और कसकर बांधा, फिर हैंड सील बनाए और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ी ताकि नगातो को खत्म कर सके। फायर स्टाइल और वुड स्टाइल की संयुक्त शक्ति का सामना करते हुए नगातो के पास केवल एक विकल्प था, सुपर ऑलमाइटी पुश। भारी प्रतिकर्षण बल ने मदारा की सारी तकनीकें नष्ट कर दी, लेकिन जैसे ही नगातो ने राहत की सांस ली, जमीन से अचानक एक सुसनु की तलवार निकलकर उसके शरीर को भेद गई। दरअसल मदारा का वुड स्टाइल क्लोन शुरू से ही जमीन के नीचे छिपा था। यह महसूस करते हुए कि वह मदारा को हरा नहीं सकता, भयंकर दर्द सहते हुए नगातो ने अपनी खुद की रिनेगन नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कई बेलें जमीन से निकली और उसे बांध लिया। एक निराशाजनक चीख के साथ मदारा ने आखिरकार अपनी एक आंख वापस पा ली। जैसे ही उसने रिनेगन को अपने दाहिने नेत्र गर्त में लगाया, उसका चक्रा नाटकीय रूप से बढ़ गया और उसने रिनेगन की अनोखी शक्ति लिम्बो बॉर्डर जेल सक्रिय कर दी। मदारा ने आसमान की ओर पागलों की तरह हंसते हुए कहा, अब केवल नारुतो की आंख बाकी थी। इस बीच ब्लैक ज़ेत्सु ने व्हाइट ज़ेत्सु के समूह का नेतृत्व करते हुए कोनन पर हमला कर दिया। उसी समय नारुतो अचानक प्रकट हुआ। दरअसल जब नारुतो, सास्के और बाकी लोग 10 टेल्स को किले तक ले जा रहे थे, कोनन की कागजी तितली आसमान से नीचे आई, जिस पर मदद का संदेश लिखा था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए नारुतो ने सास्के और बाकी लोगों से कहा कि वे 10 टेल्स को किले तक पहुंचाएं, जबकि वह फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई का उपयोग करके जो उसने कोनन को निशान के रूप में दिया था, उसकी सहायता के लिए पहुंचा। उसी समय नारुतो उस जगह पहुंचा जहां मदारा ने नगातो से लड़ाई की थी, लेकिन मदारा पहले ही जा चुका था। केवल नागातो जमीन पर पड़ा था, जो किसी तरह जिंदा था। नारुतो तेजी से आगे बढ़ा और उसे उठाया। अब नागातो के पास केवल एक साधारण आंख बची थी। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह नारुतो के भरोसे पर खरा नहीं उतर सका। रिनेगन को मदारा ले गया था। नारुतो ने नजर झुका ली, सोचते हुए कि असली माफी मांगने वाला तो वही होना चाहिए, क्योंकि उसने जानबूझकर मदारा को जाने दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदारा इतनी जल्दी हरकत में आ जाएगा। नगातो के मुंह से उसे पता चला कि मदारा ने अब असली शरीर प्राप्त कर लिया है। नारुतो उलझन में पड़ गया। वह सोच रहा था कि बिना रिनेगन के मदारा ने यह कैसे किया। फिलहाल नगातो को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का उपयोग कर कोनोहा लौट आया। फिर सुनादे से नगातो का इलाज करने को
कहा। उसने नगातो से कहा कि वह कोनोहा में आराम करे और उसकी गायब दाहिनी आंख के लिए वह ओरोचिमारू से समाधान पूछेगा। सब कुछ ठीक करने के बाद नारुतो अकेले सासुके के पास लौट आया। उन्होंने 10 टेल्स को हिडन रेन विलेज में स्थानांतरित किया और उसे गांव के बाहरी इलाके में अस्थायी रूप से सील किया, जहां पुनर्जीवित पुराने होकागे उसकी रक्षा कर रहे थे। उसी समय मदारा और ब्लैक जेत्सु एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे, गांव की ओर देखते हुए जहां साल भर बारिश होती थी। उसने ब्लैक जेत्सु से रास्ता दिखाने को कहा। वह नारुतो को एक छोटा सा तोहफा देने जा रहा था। जैसे ही दोनों हिडन रेन विलेज में दाखिल हुए, नारुतो ने तुरंत एक अजीब चक्र महसूस किया जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसी समय मदारा गांव में एक ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर मुहर बना रहा था, नारुतो को स्वागत उपहार देने के लिए। यह था तेंगाई शिंसे, वह तकनीक जो उसने अपना असली शरीर पाने के बाद इस्तेमाल की थी। एक विशाल उल्का जो चौथे महान निंजा युद्ध की उल्का से भी बड़ा था, आसमान में दिखाई दिया और पूरे गांव पर एक विशाल छाया डाल दी। लेकिन तभी नारंगी बिजली की एक लकीर आसमान की ओर उछली। नारुतो ने हमला किया और उल्का को तोड़ दिया। फिर तुरंत चिबाकू तेंसे का उपयोग करके उसके टुकड़ों को दोबारा इकट्ठा किया ताकि वे गांव पर न गिरे। यह देखकर मादरा ने हल्की मुस्कान दी और दूसरा उल्का बुलाया। वह आसमान में उड़ गया, दोनों हाथ उल्का पर रखे और अल्ट्रा एडेड वेट रॉक टेक्निक का प्रयोग किया। उल्का का वजन और घनत्व तुरंत बढ़ गया। फिर मादरा ने सुपर ऑलमाइटी पुश का उपयोग किया, जिससे उल्का अत्यधिक गति से गिरा। यह देखकर मदारा के होंठों पर संतोष की मुस्कान आई। तो अब दूसरे वाले का क्या करोगे? नारुतो ने मुट्ठियां भींच लीं, चेहरा गंभीर हो गया। चलो कुरामा। नारुतो ने टेल्ड बीस्ट मोड में प्रवेश किया और कई अतिरिक्त भुजाएं उगाई। उसने 2 टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन बनाए और शिनरा टेंसे से उल्का की गिरावट को धीमा किया। फिर 2 रासेन शुरिकेन के माध्यम से भयंकर विस्फोटों के बीच उल्का टूट गया। नारुतो तुरंत जमीन पर लौट आया ताकि गिरते मलबे को साफ कर सके, लेकिन उल्का के बड़े पैमाने पर टूटने के कारण बिखरते टुकड़े इतने अधिक थे कि नारुतो उन्हें समय पर नहीं रोक सका। कुछ टुकड़े हिडन रेन विलेज में गिरे, जिससे भारी धूल के बादल उठे। उसी पल आसमान से चिदोरी की चीख जैसी आवाज आई। सासुके प्रकट हुआ और एक ही वार में बचे हुए मलबे को चकनाचूर कर दिया। यह देखकर नारुतो भावुक हो गया और सासुके के साथ बिताए उन दिनों को याद करने लगा जब वे साथ लड़े थे। उचिहा मदारा नीचे नारुतो और सासुके को देख रहा था, चेहरा गंभीर था। यहाँ तक कि वे भी, जो एक दूसरे के विरोधी थे, कभी साथ लड़ सकते हैं। ओबितो के अचानक बदले रवैये को याद करते हुए वह नारुतो की असली प्रकृति को लेकर और अधिक जिज्ञासु हो गया। नारुतो आगे बढ़ा, मदारा का सामना करते हुए, उसकी ताकत की प्रशंसा करते हुए। पिछली लड़ाई में रिकुदो मदारा के खिलाफ अगर ब्लैक जेत्सु ने पीछे से हमला न किया होता तो नारुतो को अपनी जीत का भरोसा नहीं था। कई मायनों में केवल युद्ध अनुभव के मामले में उचिहा मदारा कागुया ओत्सुत्सुकी से भी अधिक मुश्किल था। इसलिए मदारा उन लोगों में से एक था जिसे नारुतो अपने पक्ष में लाना चाहता था। उसने मदारा से पूछा कि क्या वह उससे एक शर्त लगाने की हिम्मत रखता है। अगर नारुतो हार गया तो वह रेनेगन लौटा देगा, लेकिन अगर नारुतो जीत गया तो मदारा को सिर्फ उसके साथ फिस्ट बम्प करना होगा। मदारा ने कुछ पल सोचा। अब जब वह अकेले लड़ रहा था और रेनेगन वापस पाना चाहता था तो एक एक कर हराना सबसे अच्छा तरीका था, और इससे भी बढ़कर यह नारुतो को खत्म करने का अच्छा मौका था। उसने नारुतो को स्थान चुनने दिया। नारुतो ने चुना वैली ऑफ द एंड। नारुतो ने रेनेगन मदारा उचिहा से लड़ाई की। उसी समय नारुतो वैली ऑफ द एंड पर मदारा से पहले पहुंच गया। वह तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने चुपचाप प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही पलों में जैसे ही तेज हवा का झोंका गुजरा, मदारा की प्रभावशाली आकृति उसके अपने विशाल पत्थर के प्रतिमा के ऊपर दिखाई दी। उसने चारों ओर नजर डाली। यह जगह उसके लिए जानी पहचानी भी थी और अजनबी भी। वहीं उसने अपनी अंतिम लड़ाई हाशिरामा के साथ लड़ी थी। जब उसने देखा कि हाशिरामा की प्रतिमा उसकी तुलना में थोड़ी छोटी थी तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आई। नारुतो ने मदारा के विचारों को तोड़ा और पूछा कि क्या उसे उनके समझौते की शर्तें फिर से याद दिलाने की जरूरत है। मदारा ने जवाब दिया कि समय बर्बाद करना बंद करो और सीधे शुरू करो। उसने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ी। पलक झपकते ही आग का समुद्र नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो हल्के से मुस्कुराया और तुरंत सेज मोड में प्रवेश किया। उसने 2 शैडो क्लोन्स बनाए। तीनों ने मिलकर जिराइया की प्रसिद्ध तकनीक सेज आर्ट गोएमन का प्रयोग किया। 3 अलग अलग चक्र प्रकृतियां मिलकर एक दूसरे की पूरक बनी और अंत में उन्होंने मदारा की मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम को मात दी। मदारा थोड़ा हैरान हुआ। नारुतो का चक्र भंडार अद्भुत था। उसकी रेनेगन चौड़ी हो गई। लिम्बो बॉर्डर जेल सक्रिय हुआ। लिम्बो क्लोन की परछाई बिजली जैसी गति से नारुतो की ओर दौड़ी। नारुतो ने तेजी से
प्रतिक्रिया की, अपने हाथों को पार कर रोकने की कोशिश की, फिर भी वह कई मीटर दूर जा गिरा। मादारा की नजर गहरी हो गई। रिनेगन के साथ नारुतो सच में उसके लिम्बो क्लोन्स को देख सकता था, लेकिन अगर उन्हें छू नहीं सकता तो देखना व्यर्थ था। मादारा और उसका लिम्बो क्लोन लगभग तुरंत हमले करने लगे। नारुतो केवल अपने शैडो क्लोन्स की मदद से इन बारिश जैसी तेज हमलों से बच पा रहा था। जब नारुतो एक पल के लिए विचलित हुआ, मादारा ने दोनों हाथों से मोहरें बनाई और चिबाकु टेंसेई सक्रिय किया। सौभाग्य से नारुतो की सेज मोड में संवेदनशीलता बेहद तेज थी। उसने तुरंत अपने सिर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस किया। जैसे ही काला गुरुत्वाकर्षण गोला बना, उसने तुरंत 2 चक्र भुजाएं बनाई। टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन को संघनित किया और गोले पर फेंका। उसने चिबाकु टेंसेई को शुरुआत में ही दबा दिया। यह देखकर मादारा का चेहरा गंभीर हो गया। इतने अत्यधिक दबाव में भी नारुतो सटीक निर्णय ले पा रहा था। वह और अधिक जिज्ञासु हो गया कि नारुतो यह कैसे कर रहा है। अब लिम्बो क्लोन का समय समाप्त हो गया और वह मादारा में वापस लौट गया। जब मादारा कुछ समय के लिए लिम्बो का उपयोग नहीं कर सकता था, यह नारुतो के लिए हमला करने का उत्तम अवसर था। अचानक एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई मादारा के पीछे प्रकट हुई। नारुतो तुरंत वहां टेलीपोर्ट हुआ और मादारा को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि मादारा को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन वह हैरान था कि नारुतो की कुनाई उसके पास अचानक कैसे पहुंची। असल में जब नारुतो ने कुनाई फेंकी, उसने शिनरा तेंसेई की प्रतिकर्षण शक्ति से उसकी गति बढ़ाई थी। नारुतो हल्का मुस्कुराया और बोला, अगर साफ नहीं देखा तो फिर से दिखा दूं? मादारा ने अपनी बाहें मोड़ी और कहा, वार्म अप खत्म हुआ। उसने अपना डबल साइडेड सुजनू सक्रिय किया और अपने मुख्य शरीर से 3 अलग अलग हाथ मोहरें बनाई। नारुतो ने देखा कि मादारा ने शायद वुड स्टाइल क्लोन भी बनाया है, जो साथ में मोहरें बना रहा था। मादारा के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान उभरी। आसमान अचानक अंधकारमय हो गया और उल्काएं गिरने लगी। नारुतो ने कड़े स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपने ही हमले से डर नहीं लगता? याद रखो मादारा, अब तुम एडो टेंसेई शरीर नहीं हो और नारुतो खुद भी फ्लाइंग थंडर गॉड से आसानी से बच सकता था। मादारा ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, ये तो बस बड़े बड़े बारिश के कण हैं। यह सुनकर नारुतो ने कंधे उचका दिए और हंस पड़ा। जब खेलना ही है तो खेलो। उसने पूरी तरह से 9 टेल्स चाकरा को मुक्त किया और हर पूंछ पर एक एक टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन बनाना शुरू किया। अंत में सभी उल्काओं को उसने हवा में ही रोक दिया, लेकिन मादारा ने मौके का फायदा उठाया और एक प्रहार में कुरामा का सिर उड़ा दिया। नारुतो जमीन पर जा गिरा, लेकिन जब वह उठा तो सामने का दृश्य गंभीर था। मादारा का कंप्लीट बॉडी सुजानु और उसका वुड स्टाइल क्लोन, दोनों ने सुजानु सक्रिय कर रखा था। यह नारुतो के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि मादारा का लिम्बो क्लोन भी पास ही मंडरा रहा था। अचानक मादारा के सुसानु की तलवारें पूरी घाटी में झूलने लगीं। नारुतो ने कुरामा मोड में प्रवेश किया, चक्र बढ़ाया और उन हमलों के बीच से तेजी से गुजरा। बचते हुए उसने अपनी अगली रणनीति पर विचार किया। फिर उसने अपने हाथ जोड़कर चिबाकु टेंसेई सक्रिय किया। इस बार पहले की तरह नहीं, उसने कई छोटे गुरुत्वाकर्षण कोर बनाए और उन्हें मादारा तथा उसके वुड स्टाइल क्लोन पर फेंका, जिससे सीधा दबाव कम हुआ। आसपास की चट्टानें तेजी से उन छोटे कोरों की ओर इकट्ठा होने लगीं। मादारा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। यह चिबाकु टेंसेई का उन्नत उपयोग था, एक साथ कई कोर नियंत्रित करना, हर एक अलग लक्ष्य पर केंद्रित। यह साधारण चिबाकु टेंसेई से अधिक लचीला था, एक सच्चा विकास। जल्द ही चट्टानों ने मादारा के सुसनु को पूरी तरह दफन कर दिया, लेकिन अचानक चिबाकु टेंसेई में दरारें आने लगीं। मादारा सील तोड़ने वाला था। नारुतो तुरंत हवा में उड़ा, अपने हाथ चिबाकु टेंसेई के आधार पर रखे और अल्ट्रा एडेड वेट रॉक टेक्निक का उपयोग किया। चिबाकु टेंसेई का वजन और घनत्व पल भर में हजारों गुना बढ़ गया। दरारें पूरी तरह मिट गईं और मादारा हिल भी नहीं सका। नारुतो ने सामने खड़े निष्क्रिय लिम्बो क्लोन को देखा और निष्कर्ष निकाला कि इस समय मादारा न तो हिल सकता है, न कोई जुत्सु कर सकता है। उसने थोड़ी देर विश्राम किया और अधिक प्राकृतिक ऊर्जा अवशोषित की ताकि सेज मोड बढ़ाया जा सके। फिर उसने चिबाकु टेंसेई को मुक्त किया। लगभग उसी क्षण मादारा और लिम्बो क्लोन ने स्थान बदल लिया। मादारा के सामने था नारुतो का सेज आर्ट रासेंगान। मादारा ने घायल कंधा थामा, कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। अगर नारुतो ने उसके सीने को निशाना बनाया होता तो शायद उसका दिल छिद गया होता। आखिर में मादारा ने अपनी हार स्वीकार की। कुछ देर की खामोशी के बाद वह नारुतो की ओर मुड़ा और पूछा, नारुतो, तुम कोई साधारण निंजा नहीं हो, है ना? नारुतो मुस्कुराया और मादारा से पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। मादारा को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि नारुतो के काम और उसका अकेले का लड़ाई अनुभव किसी 17 साल के बच्चे के लिए असंभव था। नारुतो ने मादारा से पूछा कि क्या वह टाइम ट्रेवल पर विश्वास करता है। यह सुनकर मादारा का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐसी चीज असंभव है। नारुतो नीचे देखने लगा। लोग हमेशा अपनी धारणाओं के भीतर ही जीते हैं। अत्सुत्सुकी कबीले से मिलने से
से पहले मैं भी कई चीजों को असंभव मानता था। यह कहते हुए नारुतो ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और कहा कि वह शब्दों में अच्छा नहीं है। अगर तुम सब कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे मुट्ठी मिलाओ। मादारा ने कुछ पल के लिए झिझकते हुए अपना दायां हाथ उठाया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां मिली, नारुतो के पिछले जीवन की यादें मादारा के मन में तूफान की तरह उमड़ पड़ी। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की वापसी, ब्लैक ज़ेत्सु के दर्दनाक शब्द, कागुया अत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म और उस युग का अंतिम अंत। सब कुछ देखने के बाद मादारा ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली। उसने नारुतो से पूछा, क्या यह सब सच था? नारुतो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। किस्मत के एक मोड़ से वह वही असफल व्यक्ति था जो सर्वनाश से लौट आया था। इसीलिए उसने पहले से बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जब मादारा ने उस अंत को देखा जिसे वह कभी हासिल नहीं कर पाया था, तो वह आसमान की ओर हंस पड़ा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी, जिसे पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, किसी और की योजना का हिस्सा निकला। यह सोचते ही उसका दिल ब्लैक ज़ेत्सु को फाड़ देने को चाहता था। अपने आप को संभालते हुए मादारा ने नारुतो की ओर देखा। ये अत्सुत्सुकी कबीला किस तरह के जीव हैं? नारुतो की नजरें गहरी हो गईं। वे राक्षस हैं। मादारा जानता था कि अगर नारुतो जैसा व्यक्ति उन्हें राक्षस कह रहा है तो वे वास्तव में असाधारण होंगे। नारुतो ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। नारुतो का विनम्र व्यवहार देखकर मादारा को हाशिरामा की याद आ गई। नारुतो की यादों में उसने कोनोहा की पुरानी शान और वह सपना देखा जो उसने और हाशिरामा ने कभी देखा था, गांव की स्थापना का। शायद यही नियति थी। अत्सुत्सुकी जिन्होंने उसे दशकों तक खिलौना बनाया और अंत में धोखा दिया, उन्हें सोचकर मादारा क्रोधित हो उठा। इस बार उसने तय किया कि वह खुद अत्सुत्सुकी से लड़ेगा और उनके पापों का बदला खून से लेगा। आखिरकार मादारा ने नारुतो की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि हाशिरामा के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाला नारुतो अंत में क्या लाता है। नारुतो बेहद खुश हुआ। अब उसे मादारा पर भरोसा करना था। दिग्गज उचिहा मादारा के साथ लड़ना उसे एक अटूट सुरक्षा का एहसास देता था। नारुतो ने उसे अमिगायुरे लौटने का निमंत्रण देना चाहा, लेकिन मादारा ने कहा, गलत मत समझो, मैं केवल अत्सुत्सुकी कबीले से निपटने में मदद करूंगा। अमिगायुरे नहीं लौटूंगा। वह अपने तरीके से मजबूत बनेगा और अपनी राह चुनेगा। जहां तक नारुतो के शरीर में मौजूद रिनेगन की बात थी, मादारा ने कहा कि जब तुम्हें सही आंखें मिल जाएं तो इसे लौटा देना। यह कहकर मादारा मुड़ गया। अब वह ब्लैक ज़ेत्सु को एक पल भी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन ब्लैक ज़ेत्सु को लेकर नारुतो ने मादारा से दया की गुहार की। उसने कहा कि फिलहाल ब्लैक ज़ेत्सु को जिंदा रहने दे, क्योंकि उसे कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी जरूरत थी। अत्सुत्सुकी कबीले को हराने के लिए कागुया की शक्ति और बुद्धिमत्ता भी जरूरी थी। मादारा इस बात से थोड़ा चकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो अत्सुत्सुकी को भी अपने पक्ष में करने की सोच रहा है। फिर भी मादारा को आदेश दिया जाना कभी पसंद नहीं था। उसने नारुतो की बात नहीं मानी और चला गया। नारुतो हवा में खड़ा बस सिर हिलाता रह गया। अपने ठिकाने पर लौटकर मादारा ने जल्दी ही ब्लैक ज़ेत्सु को ढूंढ लिया। उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, कुछ कहना है? ब्लैक ज़ेत्सु को अंदाजा भी नहीं था कि मादारा को इन्फिनिट त्सुकुयोमी की सच्चाई पता चल चुकी है। वह घबराकर पूछने लगा कि क्या हुआ। मादारा उसे उसी पल मार देना चाहता था, लेकिन नारुतो की योजना याद करके उसने अपनी हत्या की इच्छा दबा दी। उसने सुज़ुनु सक्रिय किया, ब्लैक ज़ेत्सु को पकड़ा, मुहरें बनाई और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम का उपयोग किया, जिससे ब्लैक ज़ेत्सु जल उठा। ब्लैक ज़ेत्सु की चीखें सुनकर मादारा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। गुस्सा निकालने के बाद उसने सुसानु की तलवार से ब्लैक ज़ेत्सु को 2 हिस्सों में काट दिया और ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारी चालें पहले ही समझ चुका था। साधारण निंजुत्सु से ब्लैक ज़ेत्सु को मारा नहीं जा सकता। कड़ा चेतावनी देकर मादारा अकेला चला गया। मादारा के जाते ही ब्लैक ज़ेत्सु तुरंत जमीन में समा गया। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि मादारा को उसकी योजना का पता कैसे चला। हजारों साल की उसकी साजिश अब फिर से शून्य पर लौट आई थी। यह सोचते ही ब्लैक ज़ेत्सु का चेहरा कठोर हो गया। कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए उसने सब कुछ अपनी अंतिम योजना पर दांव पर लगा दिया। मादारा द्वारा ब्लैक ज़ेत्सु को बुरी तरह पीटने के बाद ब्लैक ज़ेत्सु ने उचिहा मादारा को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय इंद्रा का उपयोग करके कागुया को पुनर्जीवित करने की ठानी। वह अपने गुप्त ठिकाने पर गया और इंद्रा का जीवन सार निकाला। साथ ही उसने जमीन पर एडो टेंसेई अनुष्ठान का चिन्ह बनाया। उसने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। ब्लैक ज़ेत्सु ने फैसला किया कि वह अपने शरीर के आधे हिस्से का बलिदान देगा, ताकि इंद्रा को उसकी सबसे शक्तिशाली अवस्था में पुनर्जीवित किया जा सके। अपने ही अत्सुत्सुकी शरीर का उपयोग करना सबसे उत्तम विकल्प था। जब कागुया के पुनरुत्थान का दिन आएगा, तब उसका शरीर भी बहाल हो जाएगा। जैसे ही एडो टेंसेई अनुष्ठान सक्रिय हुआ, ब्लैक ज़ेत्सु की प्रतिलिपि चिल्लाई, सब कुछ माँ के लिए। धूल का एक विशाल तूफान उसके काले शरीर के चारों ओर घूमने लगा। नारुतो
नारुतो का अगला और सबसे शक्तिशाली दुश्मन ओत्सुत्सुकी इंद्रा आखिरकार दुनिया में लौट आया। जागने के बाद इंद्रा ने अपनी शेरिंगन से चारों ओर देखा और अपने पुराने साथी ब्लैक ज़ेत्सु को पाया। उसने ठंडी मुस्कान दी और कहा कि उसने उसे इस रूप में पुनर्जीवित करने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। ब्लैक ज़ेत्सु अंदर से बहुत असंतुष्ट था। आखिरकार वह इंद्रा से बड़ा था, लेकिन अपनी माँ के पुनरुत्थान के लिए उसे यह सब सहना पड़ रहा था। हजारों सालों तक जीवित रहने वाला यह चालाक ब्लैक ज़ेत्सु पहले से ही लोगों के दिलों से खेलने में निपुण था। उसने इंद्रा को पिछले 1000 सालों की सारी घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें उचिहा कबीले की कहानी और इंद्रा के वंशजों की बात शामिल थी। जब इंद्रा ने सुना कि उसके वंशजों को अशुरा की वंश रेखा ने लगभग नष्ट कर दिया था, उसकी शेरिंगन में ठंडी चमक दौड़ गई। फिर ब्लैक ज़ेत्सु ने उसे लुभाते हुए कहा कि अगर इन्फिनिट त्सुकुयोमी पूरा हो जाए तो वे सेज ऑफ 6 पाथ्स और अशुरा द्वारा निर्मित गलत चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इंद्रा ने माना कि ब्लैक ज़ेत्सु की बात में दम है। यह वास्तव में इस दुनिया की नियति को तोड़ने का तरीका था, लेकिन उसने कहा कि अपने मौजूदा एडो टेंसेई शरीर के साथ वह अकेले यह सब कैसे कर सकता है। ब्लैक ज़ेत्सु मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे 2 हाल के पुनर्जन्म अब भी इस दुनिया में जिंदा हैं और दोनों ने रिनेगन जागृत कर लिया है। बस उनमें से किसी एक को ढूंढो और रिने रीबर्थ जुत्सु का उपयोग करवाओ तो तुम सच्चे अर्थों में पुनर्जीवित हो सकोगे। कुछ देर सोचने के बाद इंद्रा ने अपनी आंखें खोली और एक दिशा में देखा। तो चलो सबसे नजदीकी वाले को चुनते हैं। इंद्रा के सबसे करीब सास्के था, जो इस समय जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उस वक्त सास्के एक महल के खंडहरों में ओत्सुत्सुकी के बारे में जानकारी खोज रहा था, जब अचानक ब्लैक ज़ेत्सु और इंद्रा उसके सामने आ गए। सास्के ने उस अजीब कपड़े पहने व्यक्ति को देखा और पूछा, यह कौन है? ब्लैक ज़ेत्सु ने मजाक में कहा, क्या तुम अपने ही पूर्वज को नहीं पहचानते? सास्के ने शेरिंगन सक्रिय किया और इंद्रा का निरीक्षण किया। एडो टेंसेई शरीर देखकर उसे एक अनिष्ट का आभास हुआ। ब्लैक ज़ेत्सु जोर से हंस पड़ा। जब सास्के को पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति ओत्सुत्सुकी इंद्रा है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। इंद्रा आगे बढ़ा और बिना किसी भावना के खुद का परिचय दिया। कुछ कर्मिक कारणों से मरने से पहले मैंने अपना चक्र इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने दिया था। यह कि तुम मेरे पुनर्जन्म हो, यह साबित करता है कि तुम्हारे भीतर मेरे जैसे गुण हैं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। इंद्रा अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही सास्के ने ठंडे स्वर में उसे बीच में रोक दिया। तुम चाहते क्या हो? इंद्रा ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने रिनेगन से रिन रीबर्थ जुत्सु का उपयोग करके पुनर्जीवित करो। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। सास्के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी कुसनागी तलवार निकाल ली। इंद्रा कुछ हैरान हुआ और बोला, दिलचस्प है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही पुनर्जन्म से लड़ना पड़ेगा। उसकी आंखें इटर्नल मंजेक्यो शेरिंगन में बदल गईं। उचिहा कबीले के संस्थापक होने के नाते उसकी आंखें न तो कभी अंधी हुईं और न ही किसी से प्रत्यारोपित की गईं। वे शुरुआत से ही इटर्नल मंजेक्यो शेरिंगन थीं। पुनर्जीवित होने के बाद अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसने कहा, आशा है सास्के, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold